रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है जी मीरपुर खास FM 88 की तरफ से। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, आप जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये तो सारी चीज़ें थी ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो आटे का बहरान आया है तो हर शख्स उससे परेशान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हो। जब आटा मिलेगा ही नहीं तो पैसे रखने वाला शख्स भी आटा ख़रीद नहीं पाएगा। मीरपुर ख़ास के शहरी क्या सोचते हैं, इसका ज़िम्मेदार किसको करार देते हैं और उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। जी मीरपुर ख़ास FM 88 की तरफ से हम आए हैं शहर के अंदर। वो तमाम नाजरीन जो कि मुझे इस वक्त YouTube पर वीडियो की सूरत में देख रहे होंगे, उन्हें तो इस बात का इल्म होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन वो तमाम लोग जो कि हमारी इस वीडियो की सिर्फ ऑडियो सुन पाएंगे, यानी कि हमारे जी मीरपुर ख़ास FM 88 के रेडियो लिसनर, उन्हें मैं बताऊं कि मैं मौजूद हूं हैदराबाद रोड पर, और इसी रोड पर गुलिस्तान बल्दिया वाक़या है, एक पार्क है जहां पर सस्ते आटे का कैंप लगा हुआ है। और उसी सस्ते आटे के कैंप में आज से सिर्फ 2 रोज़ पहले एक शख्स जो घर से निकला था आटा लेने के लिए, लेकिन उस आटे ने उसे निगल लिया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस कॉलोनी में उस शख्स के घर तक भी पहुँचूँ। मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर आज से 2 दिन पहले तक सस्ते आटे का कैंप मौजूद था। जिक्र आप सुन चुके होंगे कि वो शख्स जो कि आटा लेने आया था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। होना तो ये चाहिए था कि उस एक कैंप के बाद यहाँ पर मुतअद्दिद कैंप लगते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। लाखों की आबादी वाले इस शहर में एक कैंप पहले ही थोड़ी सी ज़्यादती थी, इस वजह से कि पूरे शहर का फ़्लो लोगों का वहीं तक, उसकी वजह से भगदड़ मची। मैं ये सोच रहा था 2 दिन पहले तक कि हमारे रियासती इदारे, मुकामी इंतज़ामिया इस छोटी सी अपनी गलती को सुधारेगी और एक से ज़ायद कैंप लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कैंप ख़त्म हो गया। मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आया था कि बहुत सारे लोगों को सस्ता आटा मिल रहा होगा, लेकिन नहीं सर, यहाँ पर कोई आटे का कैंप नहीं है। शहर में ऐसे मनाजिर आपको जहाँ बजा नज़र आएंगे। कहीं आटे के कैंप के बाहर रश है तो कहीं होटलों पर रश है कि आटा जिनके पास है वो भी पका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गैस नहीं आ रही। भाई कब से लाइन में लगे हुए और क्यों लगे हुए? लग गए, देर हो रही है बहुत। आटा, गैस वगैरह परेशानी बहुत हो रही है। नहीं, रोटी खरीदने आए हो, रोटी लगवाने आए हो? रोटी लेने आए। कितने की रोटी है? 20 रुपए की रोटी है। अच्छा, आटा मिल रहा है आपको? आटा नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। क्या क्या किलो? वो हुकूमत ने तो बताया था 95 रुपए किलो आटा मिलेगा। नहीं नहीं, 140 रुपए किलो की है, 10 रुपए कम किए हैं। 10 रुपए कम किए सिर्फ? 10 रुपए कम किए, 140 में मिल रहा है। आटा यार मिल रहा ही नहीं है। अच्छा, गरीब मानो मांगो थी वो मिले उन तो। अच्छा क्या ये है कि गरीब आदमी भूखा 2 टाइम का खाना नहीं नसीब होता है। अल्लाह ताला इन जालिमों से, हुक्मरान जितने भी हैं, इनसे हिसाब किताब ले। ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जिसमें हर दिन एक नई फूड स्ट्रीट में इजाफा होता है और जिसका मेन्यू हज़ारों से शुरू होकर लाखों में चला जाता है। वहाँ दिन और रात में लोगों का अज़दहाम देखकर क्या कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ गुर्बत की सतह ये होगी कि लोग अपने बच्चे फ़रोख्त कर रहे होंगे, उन्हें हलाक कर रहे होंगे सिर्फ रोटी की खातिर? इस तरह की खबरें सुनकर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन शायद कहने वाले साहब इस बात को भूल गए कि खाली पेट इबादत भी नहीं होती। बाबा फरीद की खानकाह पर कुछ मौलवी हजरात तरबियत के लिए आए। बाबा फरीद ने उनसे पूछा कि इस्लाम के कितने अरकान हैं? मौलवी साहब ने कहा 5। बाबा फरीद ने कहा नहीं, छठा रुकन रोटी है। मौलवी साहब इस बात को नहीं माने। कुछ दिनों की रुखसत पर वो घर रवाना हो गए। रास्ते में आंधी और तूफान के बायस अपने घर का रास्ता भूल गए। इस तरह कई दिन भूख और प्यास में गुजर गए। एक दिन जब भूख ने निढाल कर दिया तो देखा कि दूर से कोई शख्स हाथ में रोटी लिए उनकी तरफ चला आ रहा है। उस शख्स ने उन्हें खाने के लिए रोटी दी, लेकिन उससे पहले ये कहा कि क्या आप इस रोटी के बदले अपनी नमाजें मेरे नाम कर सकते हैं? मौलवी साहब ने सोचा कि इस तरह इकरार करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उस शख्स ने कहा यह आप मुझे इस कागज पर लिख कर देंगे कि मैंने इस रोटी के एवज अपनी नमाजें इस शख्स के नाम की। इस तरह 3 दिन वो शख्स रोटी लाता रहा और उसने उनके तमाम नमाज, रोज़ा और दीगर फ़र्ज इबादतें अपने नाम करवा ली। तूफान थमा तो उन्होंने अपने घर की राह ली। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा खानका पर हाजिर हुए। बाबा फरीद ने अपना सवाल फिर दोहराया कि अब क्या कहते हैं, क्या रोटी छठा रुकन नहीं है?
मौलवी साहब अब भी मानने को तैयार नहीं हुए। बाबा जी ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि अंदर से वो कागज तो उठाकर लाओ। आपने वो कागज उनको दिखाए जिसमें उन्होंने रोटी के बदले अपनी सारी इबादतें उस शख्स के नाम कर दी थी जिसने उन्हें रोटी खाने को दी थी। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरोमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद सूझे ना सूरज ही जानते हैं, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां। इस्लाम दीन फितरत है, इसमें इबादत से भी ज़रूरी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना अहमियत रखता है। हमसाये की ज़रूरतों का ख्याल रखना, अगर उसकी इस्तात नहीं रखते तो कोई मौसमी फल जिसे खरीदने की आपका पड़ोसी कुव्वत खरीद नहीं रखता तो उसे खाकर उसके छिलके दरवाजे के बाहर फेंकने की भी मुमानियत है। लेकिन हम तो इंसान हैं ही नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, मजबूर महज। हमें तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर सकें। जब इंसान इंसान से बालातर हो जाए तो वो कैसे इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकता है कि अपनी बेजा ज़रूरतों में से कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी मोहल्ले के भूखे प्यासे बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर दे। ये काम तो इंसानों का है ही नहीं, ये काम तो इंसानों का है। हम तो फरिश्ते हैं जो सिर्फ दूसरे के गुनाह और नेकियों को दर्ज करने पर मामूर हैं। कुछ दिन पहले एक बाप ने अपने बच्चों को इसलिए मार दिया और साथ खुद भी मर गया था कि वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था। उसकी बीवी भी अपने मैके जा बैठी थी। जब लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि काफ़ी दिनों से रोज़गार की वजह से परेशान था। इसका मतलब अहले मोहल्ला इस बात से वाकिफ थे कि वो किस करब से गुजर रहा है। तो क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं बनता कि आपने उसके रोज़गार के लिए क्या किया, उसको मरने से क्यों नहीं बचाया? इस्लाम ने नमाज जमात के साथ पढ़ने की ताकीद इसलिए नहीं की कि सिर्फ इस्लाम की शान और शौकत दिखाई जाए, बल्कि ये एक ऐसा समाजी राब्ते का जरिया है जिससे लोग एक दूसरे के हाल और दुख दर्द से वाकिफ हो सके। लेकिन शायद अब सब ने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ईमान को परखने पर मसरूफ है। क्योंकि साहब हम तो फरिश्ते हैं, ये इंसानों वाले काम हमें जेब नहीं देते। मैं जा रहा हूँ हुर सिंह के घर तक, वही हुर सिंह जिसे आटा निकल गया। उसके घर में खुशियां आने वाली थी, उसकी बेटी की शादी के दिन तय हो रहे थे, लेकिन अब मातम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हुर सिंह के मरने के बाद इंतजामिया ने उसकी गली का रास्ता जो कि बहुत खराब था उसे दुरुस्त करने की कुछ कोशिश की है। जहाँ पर आटे का कैंप मौजूद था वहां से करीबन ये कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर एरिया है। शहर का बिल्कुल मुजाफात है ये। और हमें जिसने एड्रेस बताया था उसने कहा था कि आटे की चक्की होगी उस गली के अंदर कोने पर, उस गली में आप टर्न कर जाइएगा। तो बड़ा हैरानगी का आलम था मेरे लिए उस वक्त ये कि आटे की चक्की के पास वाली गली में हमने मुड़ना है और ये बंदा सस्ता आटा लेने के लिए अपने बच्चों के लिए इतनी दूर गया था, खाली हाथ वापस आया। मैं उनके घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके पास कौन रियासती इदारों के लोग आए हैं, किसने उनको कितना मदद किया है, कितने उनके बच्चे हैं और अब आगे ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है। इस बात का हमारा यकीन तो है कि परवरदिगार जिसने पैदा किया है वो आगे उनका ख्याल तो रखेगा। कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई वसीला तो बनता है। लेकिन इस वक्त उनकी क्या हालत है मैं आपको वो दिखाता हूँ। घर के दरवाजे पर नंगे पांव, चेहरों से दुख और यासियत छलकती हुई बच्चे खेलते हुए नजर आए। अंदर दाखिल हुए तो अजीज़ और अकारब मौजूद थे जो कि यकीनन ताज़ियत के लिए आए थे। चेहरे आप देख रहे होंगे, मायूसी, बेचारगी, लाचारगी। हमारी तरफ उम्मीद अफजा नज़रों से देख रहे हैं। शायद हम उनके लिए कोई खुशी का पैगाम लाए हैं, शायद हम उनके लिए आटा लाए हैं। जी नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, बहन की शादी थी, दिन बंधे हुए थे तो मैं दावत देने के लिए गया हुआ था। फिर मेरे को वहाँ पर इतला मिली कि ये वाक़या ऐसे हादसा हो गया है। फिर मैं वहाँ से आया डायरेक्ट घर पे। घर से मैंने मालूमात किया क्या मसला है। बोलो कुछ भी नहीं, चोट वोट लगी है, सिविल में। मैं यहाँ से भाग के गया सिविल में मेरे को कोई नज़र नहीं आया। मैं गया डायरेक्ट अपना गामा स्टूडियो, वहाँ पर जाके देखा तो वालिद साहब की लाश मिली। यानी कि इन्हें कहा गया कि हॉस्पिटल में है और
जो डेड बॉडी थी वो वहीं आटे के कैंप के पास ही पड़ी हुई थी। तो उन्हें कोई अस्पताल लेकर नहीं गया, या अगर जल्दी ले जाते उन्हें अस्पताल तो हो सकता है बच जाते वो? नहीं, उनमें कहना है लोगों का, हम तो वहाँ मौजूद थे नहीं। लोगों का कहना था कि बस वहीं सांस टूट गया था उनका, ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। ये सवाल मैंने 2 दिन पहले उठाया था कि हम लोगों में टॉलरेंस क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं देख पाते कि कोई शख्स हमारे नीचे आ रहा है, पाँव में नीचे दबाया जा रहा है, वो जान जा सकती है उसकी। ये सवाल मैंने जितने भी लोगों से पूछा, मुझे जवाब एक ही मौसूल हुआ कि गुर्बत के हाथों हर शख्स इतना परेशान है कि वो ये चाहता है कि मेरे अलावा बाकी और कोई ज़िंदा ना रहे, मैं ही ज़िंदा रहूं। ये जुमला बड़ा तल्ख है, बोलते हुए बड़ा अजीब सा हो रहा है। क्या हम कोई जंगल में रह रहे हैं, हम कोई इंसानी माशरे में नहीं रह रहे क्या? लेकिन ऐसा है, भूख जो है वो आपसे आपकी अखलाकियात छीन लेती है। वो ये नहीं देखती कि कोई उसके सामने मारा जा रहा है, वो ये हर शख्स ये सोचता है कि नीचे आ गया, हुर सिंह नीचे आ गया तो आ गया, मुझे आटा मिल जाए। हर शख्स इस तगोदो में होता है। ये हमारा माशरा इस नहज तक कैसे पहुंचा? ज़्यादातर उंगलियां तो रियासत की तरफ उठती हैं, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ उठती हैं कि उन्होंने एजुकेट नहीं किया। अगर एजुकेट किया भी होता और इतनी महंगाई होती तो एजुकेशन क्या करती भाई? वहाँ पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं इनकी सारी फैमिली से, इनके अजीज़ व अकारब से, कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र दे। जो होना था वो हो चुका। ये जुमला हम हर ताज़ियत में कहते हैं, हर जाने वाले के बाद कहते हैं, लेकिन ये कहना आसान है। जिनके दिल पर बीती है, जिनका अपना प्यारा इस दुनिया से चला गया है, उनके जज्बात का एहसास मैं नहीं कर सकता, आप भी शायद ना कर पाएँ। ये तो कोई भूरा करेगा, उसकी बेटी करेगी, उसकी बीवी करेगी, उसके माँ बाप करेंगे। कल की ही बात है कि मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी कि अब एक कैंप जो है वो माली कॉलोनी के पास लगेगा। हालांकि अब जो हम जो रिकॉर्डिंग करके आए हैं वहाँ ये पता लगा है कि वो कैंप भी ख़त्म हो चुका है। अब दुकानों को एलोकेट किया जाएगा, वहाँ से मिलेगा कुछ 15 दुकानें। जब मुझे ये पता चला था, मैंने भूरा से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि सुना था कि यहाँ माली कॉलोनी में एक कैंप लगेगा। लेकिन मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पेशेमा का पेशेमा होना। यानी कि कैंप लगने की बात सुनकर ऐसे ही लगा था कि भाई किसी न किसी मोहल्ले में किसी बंदे को मरना पड़ेगा, फिर वहाँ कैंप लगाया जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई कैंप लगे, मेरे मुंह में खाक, वहां से किसी को मरना पड़ेगा। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है।